नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, इसको अगर हम दो भागों में बांट दें, कुछ प्रोविजन आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर सेल मोर्गेज की बात करते हैं, कुछ प्रोविजन है डॉक्ट्रिनल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज, जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मैं बात करती हूँ तो 1882 का एक्ट है, ब्रिटिश एरा में इनैक्ट किया गया था बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये मेजर पोर्शन, नॉट ऑल द पोर्शन, मेजर पोर्शन इज डीलिंग विद द मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसके साथ कुछ मूवेबल प्रॉपर्टीज पर भी ये एक्ट कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अगर इसके सेक्शन 1 में या नेम टाइटल एक्सटेंट की बात कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है ये एक्ट। ठीक है, सेक्शन 2 में कुछ प्रोविजन है जिन्हें रिपील कर दिया गया है, लेकिन सेक्शन 3 है इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। So in this interpretation clause under section 3 there is one important definition of immovable property. Okay, अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है, अचल संपत्ति की, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और दूसरी परिभाषाएं भी सेक्शन 3 में दी गई हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन है। तो सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे तो आपको एक नकारात्मक परिभाषा मिलेगी, नेगेटिव डेफिनेशन। नेगेटिव डेफिनेशन मतलब क्या हो गया? नेगेटिव डेफिनेशन का नहीं मतलब है कि इसमें शामिल क्या चीजें नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि सारी अचल संपत्तियों की जो लिस्ट है उसमें आपको दे दी है। तो डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा में ये कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। मतलब ये चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शामिल नहीं है। तो भाई इसमें शामिल क्या है? तो अब सवाल अगला यही आता है, भाई क्या क्या शामिल करेंगे? तो फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसे कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए हमें अब साधारण खंड अधिनियम की मदद लेनी पड़ेगी, जनरल क्लॉजेज एक्ट की। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं लैंड, बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड and the things attached with earth. ठीक है, land, benefit arise out of land and things attached with earth. ओके, परिभाषा यहाँ कंप्लीट नहीं हुई है। थिंग्स अटैच्ड विद लैंड में अब क्या शामिल है? ठीक है, थिंग्स एम्बेडेड इनटू द अर्थ, थिंग्स attached what is so embedded, things rooted in the earth। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये जो परिभाषा है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की जो परिभाषा है ये कंप्लीट नहीं, इसमें तमाम चीजें शामिल हैं। हमें एक साथ कम से कम जब आप 9 चीजें याद रखेंगे तब जाके आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सही परिभाषा दे पाएंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि भाई इसमें परिभाषा में कहा गया है क्या चीजें शामिल नहीं है? स्टैंडिंग टिम्बर शामिल नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स शामिल नहीं है, ग्रास शामिल नहीं है। ठीक है, ये 3 चीजें इसमें शामिल नहीं है परिभाषा के अनुसार। कौन सी परिभाषा जो इसमें दे रखी है? ओके, इसके अलावा इसमें शामिल क्या है? लैंड। ठीक है, लैंड में क्या आता है? सरफेस ऑफ अर्थ। लैंड में क्या आता है? कोई प्लॉट हो सकता है, जमीन हो सकती है, प्लॉट, जमीन, खेत, ये है क्या है? ये सरफेस ऑफ अर्थ है। तो लैंड में जो चीज शामिल होती है वो है सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का या हमारी पृथ्वी का की ऊपरी सतह। ठीक है, ऊपर अनंत आकाश तक
नीचे अनंत गहराइयों तक। अगर मैंने ये प्लॉट खरीदा है तो भाई इसका अनंत आकाश तक मेरा अधिकार है, इसमें नीचे तक मेरा अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब आपने कोई फ्लैट खरीदा है, ठीक है, तो अगर कोई आपने कॉलम खरीदा है वो भी अचल संपत्ति से रिलेट हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें आता है अर्थ की अपर सरफेस। अब बेनिफिट दूसरा हो गया इसमें बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड। अब जमीन के साथ साथ जमीन से होने वाले फायदे भी आपके हैं। ये मेरा मकान है, ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा, आई कैन एंजॉय दिस प्रॉपर्टी, आई कैन रिसाइड दिस प्रॉपर्टी, तुम्हारा माई राइट टू रेजिडेंस, ठीक है। अगर मैंने अपना मकान किराए पे दिया है तो माई राइट टू कलेक्ट रेंट, इट इज ऑल्सो माई इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मेरा जो रेंट कलेक्ट करने का जो राइट है ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को कहा जाता है इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स, ठीक है। केवल ये बोर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, मार्कर प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, कोई ये मकान प्रॉपर्टी नहीं है, केवल यही प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे कुछ अधिकार हैं, ठीक है, अधिकार हैं जिन्हें हम संपत्ति मान सकते हैं, ठीक है। तो मकान, जमीन अपने आप में, जमीन से होने वाले फायदे, ठीक है ना, जमीन से होने वाले फायदे, लेकिन फायदों में याद रखना स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये फायदे हैं लेकिन शामिल नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया है, ओके। तो जमीन से होने वाले फायदे। फिर है थिंग्स अटैच्ड विद अर्थ। तीसरा पार्ट जो आता है थिंग्स अटैच्ड विद अर्थ। अब थिंग्स अटैच्ड विद अर्थ को फिर हमने 3 भागों में अलग अलग डिफाइन किया है। पहला उसमें कहा है थिंक एम्बेडेड इनटू द अर्थ, जमीन में धसा हुआ। ये क्यों कहा गया है? जमीन में धसा हुआ क्या हो सकता है? हो सकता है कोई बहुत बड़ी मशीन है जिसका आधा भाग जमीन में धसा हुआ है और उस पर बाकी वो अब जो भी फंक्शन है वो करती है, मशीन हो सकती है, ठीक है। तो जमीन में धस गया है आपका कुछ, अगर किसी जमीन में कोई किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का कोई पार्ट धसा हुआ है, वो अब पोल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो लगाए जाते हैं जमीन में धसे, ये एम्बेडेड है, एम्बेडेड चीजें हैं। मकान जब आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, नींव खोदी जाती है। तो वो नींव का खोदा जाना एम्बेडेड इनटू द अर्थ है, ओके। सो यहाँ पे कहा जाता है थिंग्स एम्बेडेड इनटू द अर्थ, ये उस श्रेणी में आता है। चलिए ये भी हो गया। तीसरा है थिंग्स अटैच्ड, व्हाट इज सो एम्बेडेड, थिंग्स अटैच्ड। अब सपोज ये मकान बना है, ठीक है, अब मकान की जो नींव खोदी गई थी वो इस जमीन के अंदर तक जा रहा है, ठीक है, ये जो नींव खोदी गई है वो अंदर है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग व्हिच इज एम्बेडेड इनटू द अर्थ। अब इस चीज से जुड़ी हुई चीजें, इस मकान से जुड़ी हुई चीजें, अब मकान से क्या जुड़ सकता है भाई, गेट हो गए, ठीक है, खिड़कियां हो गई, डोर, ठीक है, विंडो, इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जब इसका पार्ट बन चुका है, जो मार्बल या टाइल्स जो हमने घर में लगवाई है, ठीक है ना, और वॉश बेसिन, मॉड्यूलर किचन जो हमने परमानेंटली अटैच कर दिया है। तो थिंग्स अटैच्ड विद व्हाट इज सो एम्बेडेड, तो मकान जो भूमि में धसा हुआ था उससे जुड़ी हुई चीजें जो परमानेंट नेचर की हैं, ठीक है, जिन्हें हमें जनरली अलग करने का, जिन्हें हमारा काम नहीं है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगी, ठीक है। तीसरा है भूमूलित, रूटेड, ओके, जो जमीन में धसी हुई है, ठीक है, लेकिन जिनकी जड़ें जमीन में है, जमीन में धसी हुई है, रूटेड है। अब कौन हो गया? ट्री, नॉट टिम्बर। टिम्बर होती है कास्ट, जब किसी पेड़ का डेवलपमेंट रुक जाता है तो वो कास्ट में परिवर्तित हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो, वो पेड़ सूखना शुरू कर देता है। तो जब वो पेड़ कोई सूखना शुरू करता है वो टिम्बर की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। जब तक उसमें डेवलपमेंट होता रहता है, उसकी जड़ें जमीन में होती हैं, गहराई तक भूमूलित होती हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ट्री इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन स्टैंडिंग टिम्बर इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? आप स्टैंडिंग टिम्बर को तभी काम में लोगे जब उसे काट कर अलग रख दोगे, ओके। सो रिमेंबर दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मेजरली, नॉट कंप्लीटली, मेजरली इट इज डीलिंग विद इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ओके। कुछ भाग हैं जिसमें डॉक्ट्रिन्स दिए हुए हैं, कुछ भाग हैं जिसमें ट्रांसफर के मोड्स दिए गए हैं। तो हम अपनी अगली क्लासेस में अगली डेफिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, बने रहिए हमारे साथ सफलता सुविधा में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।